हेलो एवरीवन, वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लेट अस सेलिब्रेट टुडे नेशनल वुमेन्स डे, दैट इज टुडे इज 8th of March और आज हमारे यहाँ पर वुमेन्स डे मनाया जाता है। ऑलराइट, द्रोणाचार्य आईएएस सल्यूट करता है जो अपनी लाइफ के अंदर हर तरीके की स्ट्रगल्स कर रही है, या आप कह सकते हैं आप अपनी लाइफ के अंदर जिस भी पोजीशन पर, जिस भी मुकाम पर हैं, whichever sphere of life you are in, you should be proud of yourself. All right, feminism is all about just holding your stakes in whichever sphere of life you are standing right now, either at home or at work. It is just about the correct amount of energy you need to put in everywhere, wherever you are present, and that is all about which we celebrate today, women, to enhance everything around, because according to our tradition also woman is known as janani. ठीक है, आपके पुरुष और प्रकृति के अंदर जो प्रकृति का एलिमेंट माना जाता है, दैट इज द वुमेन ओनली, जिसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया जो है वो चलती है। ठीक है जी, तो द्रोणाचार्य आईएएस की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन आउट देयर हु आर डूइंग देयर जॉब्स ग्रेटली इन व्हिचएवर दे आर इन देयर लाइव्स। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहली न्यूज जो हमारी आई है दैट इज ऑन द जॉइंट एक्शन कमीशन ऑफ डीलिमिटेशन। देखिए, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डीलिमिटेशन की एक्टिविटी होने वाली है बिकॉज 2026 आने वाला है, जिसके अंदर आपकी जो डीलिमिटेशन है वो फ्रीज कर दी गई थी पॉपुलेशन, उसको हटाने के बाद नई सीट्स का एलोकेशन होने वाला है, और इसीलिए ये जो पूरी स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर हर वो आपकी, देखिए हमने बार बार ये चीज पहले भी डिस्कस की है कि जो आपकी स्मॉल स्टेट्स हैं या फिर जो आपकी सदर्न स्टेट्स हैं जिन्होंने पॉपुलेशन मेजर लिए थे, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, वो सभी स्टेट्स इस चीज को लेकर कंसर्न है कि क्या उनके इंटरेस्ट को कंप्लीटली एग्री किया जाएगा, क्या उनके इंटरेस्ट को कंसीडर किया जाएगा, उसका ध्यान रखा जाएगा। ऑलराइट, और इसी के चलते इस लीग के अंदर जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं एक्टिवली आगे सामने आ रही है, एमके स्टैलिन आ रहे हैं, जो बार बार हर एक मुद्दा, चाहे वो नेशनल एजुकेशन फॉर्मूला हो या फिर यहाँ पर डीलिमिटेशन कमीशन के अंदर सेंटर को घेरना हो, वो हर जगह ये चीज कर रहे हैं। देखिए, अगेन political news is none of our business, none of our concerns, but yes, the issue being propagated, that is delimitation, किस तरीके की concerns associated हैं, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नया क्या है इसके अंदर? नया ये है कि अब जो आपके स्टैलिन है, एमके स्टैलिन है, यानी जो स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, वो चाह रहे हैं कि एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी जिसके अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, जो एसोसिएटेड स्टेट्स हैं जिनके कंसर्न्स हैं, फॉर एग्जांपल आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, साथ में ओडिशा, पंजाब, वेस्ट बंगाल जैसी छोटी स्टेट्स जिनके एरियाज इंपैक्ट हो सकते हैं, वो सब साथ मिलकर आए और साथ एक तरीके से अपने व्यू पॉइंट को सामने रखे ताकि सेंटर उसको कंसीडर कर सके। राइट, इसी के बारे में इस पूरे आर्टिकल के अंदर बात हो रही है दैट वी नीड टू राइज अबव आवर पॉलिटिकल डिफरेंसेस एंड स्टैंड फॉर द कलेक्टिव गुड ऑफ द स्टेट्स। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आपकी, आप कह सकते हैं इसके अंदर एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। अभी सिर्फ बात हुई है किस तरीके से ये कमेटी काम करेगी, क्या क्या इनकी रिकमेंडेशंस होंगी, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट अभी के लिए सिर्फ इतनी चीजें हैं कि हमें पेनलाइज नहीं होना है, बिकॉज हमने पॉलिसीज जो हैं वो फेवर में की हैं, हमने कंट्रोल मेजर्स लिए हैं, तो उसका नुकसान हम नहीं लेने वाले हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। ठीक है, एंड मेजर लिस्ट के अंदर तमिलनाडु ही है जो इस चीज को क्या कर रहा है, लीड अप कर रहा है। राइट, दूसरी तरफ यहाँ आप देख सकते हैं अमित शाह, ही इज टॉकिंग अबाउट दी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जहां वो CISF, दैट इज योर आपके CSIF के रेजिंग डे के ऊपर वो बातचीत कर रहे थे। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आप तमिलनाडु के अंदर टेक्निकल कोर्सेज ले आइए, मेडिकल कोर्सेज ले आइए, उससे तमिलनाडु की जो लैंग्वेज है उसको रीजनल डाइवर्सिटी मिलेगी, लोगों को इजी होगा समझने के लिए। बेसिकली दे आर सेइंग कि दैट यू नीड टू डू ऑल द 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी एंड द रीजनल लैंग्वेजेस, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, आप तीनों को ही साथ में लेके चलिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिफ्ट जो आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू हिंदी, कि हम अपनी लैंग्वेज देख लेंगे, इंग्लिश देख लेंगे, बट वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगेन रशिया यूक्रेन वॉर, जहाँ ट्रूस की तरफ बातचीत चल रही है, वहीं पर रशिया ने फिर से ये स्ट्राइक्स कर दिए हैं,
जिसको लेके ज़ेलेंस्की ने फिर से डिमांड की है, यानी कि यूक्रेन ने, कि अब यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, इट शुड बी अ सीज फायर टाइप ट्रूज, एरियल ट्रूज हो जाना चाहिए, बिकॉज अब और डैमेज लेने की क्षमता नहीं है यूक्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और ये हमने देखा है, ये आफ्टरमैथ हुआ है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मिलिट्री एड पूरा वापस ले लिया है, तब से यूक्रेन जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट स्टांस पे चला गया है, दैट ओके वी आर रेडी फॉर द ट्रूज, और इसीलिए हर जगह इसी तरीके से बातचीत चल रही है। तो इट इज अगेन जस्ट रीड आउट आर्टिकल फॉर द रिसेंट डेवलपमेंट, जो भी कुछ हो रही है वही आपको देखना होता है पेपर में। ठीक है, तीसरा देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने इशू आया है निकल के, दैट इज दी डुप्लीकेट वोटर आईडी। ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल की तरफ से आया है। वहां पर ये पाया गया कि आपका जो 12 डिजिट का एक आपकी इलेक्टोरल वोटर आईडी होती है, विच इज अ 10 डिजिट नंबर, सॉरी, ठीक है, 10 डिजिट जो नंबर होता है, हमेशा इलेक्शन कमीशन जब आपको वोटर कार्ड देता है तो उसके ऊपर 10 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है जो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी है। लेकिन यहाँ पर ये पाया गया कि वेस्ट बंगाल के अंदर EPIC नंबर जो है वो बहुत सारे लोगों का सिमिलर है। ऑलराइट, और इस कंसर्न को लेके जब वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो सामने आई तो इट वाज फाउंड कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स लेवल पर है, लेकिन इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने इस मिस्टेक को माना है, दे हैव कंसीडर्ड इट एंड नाउ दे आर क्लेमिंग कि 3 महीने के अंदर अंदर हम अपने इस पूरे इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी फॉर योर मेन्स पर्सपेक्टिव, जहाँ पर क्रेडिबिलिटी का सवाल आ जाएगा, फंक्शनिंग का सवाल आ जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं, इस चीज़ को कोट कर सकते हैं, यहाँ से आपसे पूछा भी जा सकता है कि इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं, EVM से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो किस हद तक के हम जो हैं वो मान सकते हैं कि हाँ जी आपकी दैट इलेक्शन कमीशन जो है उस पर कितना रिलाई किया जा सकता है या कितना नहीं रिलाई किया जा सकता है। देखिए, whenever there is a constitutional body you have to be in its favor, all right, yes criticism is there, yes there can be reforms, there can be changes, but आप उसको completely neglectify नहीं कर सकते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो रखा है। all right, वो चीज़ गलत हो जाएगी। अब देखिए, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज फ्रॉम हेयर, यहाँ पर हमारे पास 2-3 आर्टिकल्स आए हैं आज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, हमारे यूनियन जो मिनिस्टर हैं दैट इज एस जयशंकर, हमें पता है वो यूके विजिट पे गए हुए हैं और हाल फिलहाल में उनकी सिक्योरिटी के अंदर ब्रीच देखा गया, जो हमने डिस्कस भी किया था। खालिस्तानी जो प्रोटेस्टर्स थे वो उनके उस पर्टिकुलर जो कैंथम हाउस था जहाँ पर इनकी पूरी की पूरी मीटिंग हुई थी, या आप कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी काफ़ी डिटेल्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, इंडिया का स्टांस रिगार्डिंग US पाकिस्तान, ये सब हमने डिस्कस किया था। तो उसी चीज़ से रिलेटेड जब उस इवेंट से वो बाहर आए हैं तो उनकी गाड़ी के ऊपर भी एक मिलिटेंट मतलब आपका एक प्रोटेस्टर पहुंच गया था, वहाँ पर लोगों ने फ्लैग्स भी दिखाए हैं, खालिस्तानी फ्लैग्स। ये सारी चीज़ें जो है वो अगेन ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी मानी जा रही है और इंडिया इस चीज़ को लेके बहुत ही आप कह सकते हैं स्टर्नली बोल रहा है कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए और सही से लीजिए, क्योंकि अभी तक ना ही कोई अरेस्ट हुआ है, ना ही कोई सिक्योरिटी एज सच वो देखा गया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है क्योंकि इससे पहले भी इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं दोनों देशों के बीच में। राइट, सो नाउ सी हेयर, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपकी द कंसर्न्स वर कन्वेड ड्यूरिंग अ मीटिंग विद द ब्रिटिश चार्ज। इसके अंदर बोला है देयर हैव बीन नो अरेस्ट इन द केस। ठीक है, दस ऑल्दो अ फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिसर ने बोला है कि ये चीज़ जो हुई वो अनएक्सेप्टेबल है, प्रिसाइज एक्शन लेता हुआ दिखाई नहीं दी है यूके गवर्नमेंट, जिस चीज़ को लेके इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बार बार बोल रही है दैट एम्बेसडर्स की सिक्योरिटी, एम्बेसडर्स की टेक केयर आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको सही से करनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये उससे रिलेटेड आपकी न्यूज़ है जो फॉलो अप करते हैं। नाउ सेकंड, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रणधीर जसवाल जो हमारे इस वक्त पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के, उन्होंने बात की है USA के सैंक्शंस के बारे में। हमने देखा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चीज़ सामने आई है, 2 दिन पहले ही न्यूज़ में आया है कि USA जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात कर रहा है और अप्रैल 2 से वो चीज़ फोर्स में आने की बात हो रही है।
ठीक है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स मतलब जिस तरीके का टैरिफ स्ट्रक्चर इंडिया उनके प्रोडक्ट्स पर लगा रहा है, वैसा ही टैरिफ स्ट्रक्चर वो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाने वाले हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये भी मान सकते हैं कि जितने भी हमारे एक्सपोर्ट्स यहाँ से जाने वाले हैं वो वहाँ पर महंगे बिकेंगे, ठीक है, क्योंकि टैरिफ जो है वो बढ़ जाएगा। नेचुरल सी बात है, आप इस चीज़ को बड़े बेसिक आइडियोलॉजी के साथ समझिए। जब आप किसी देश की चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं, मतलब आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उस देश की मार्केट के अंदर महंगा कर रहे हो, ठीक है। महंगा करेंगे तो वहां के जो बायर्स है वो उसको खरीदेगा नहीं। अगर बायर खरीदेगा नहीं तो नेचुरली जिसका वो एक्सपोर्टेड गुड है, यानी जो उसको बना रहा है, उसको नुकसान होगा, क्योंकि उसको अब मार्केट के अंदर गुड बिक नहीं रहा है। और जब वो चीज़ आपकी स्ट्रेंगल कर जाएगी तो ये अपने प्रोडक्ट की इनकम को बचाने के लिए कहीं ना कहीं पीछे से या तो इनपुट कॉस्ट को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कहीं ना कहीं पूरी चेन के अंदर गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो टेंगल्ड हो जाएगा, राइट। एंड क्योंकि अभी मल्टी ग्लोबल जो ग्लोबलर चेन्स हैं वो सारी इंटरमिक्स्ड हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ बना रहे हो वो कंप्लीटली खुद से बना रहे हो। आप एक चीज़ कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी चीज़ कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, तीसरी चीज़ कहीं से, फिर असेंबल करके फिर आप बेच रहे हो, ठीक है। तो वो जो इंपोर्ट है आपने उनको भी ड्यूटीज़ दी हैं, आपने वहाँ पे भी टैक्सेस दिए हैं, तो वो सारा सिस्टम करने के बाद ही जब आपने आउटपुट कॉस्ट जो डिसाइड की है वो इस तरीके से होगी कि आपका बेनिफिट हो, राइट। लेकिन अगर आपके आउटपुट के ऊपर ही टैरिफ्स लग जाएंगे तो नेचुरल सी बात है जो आपका बेनिफिट है वो सिक्योर नहीं होगा और ये सारा सिस्टम आपका थोड़ा कह सकते हैं ज़्यादा भी लॉस की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ से रिलेटेड बार बार चीज़ें कंसर्निंग हो रही है कि लगभग 100% तो ट्रंप ने खुद बोल दिया था कि इंडिया जो है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाता है, तो हम भी उतना करने वाले हैं, और वो 1 महीने का टाइम भी यही है कि किसके ऊपर कितना लगने वाला है, राइट। नाउ इंडिया का स्टांस क्या है, देखिए हमने हर देश की कंट्री देखी, कनाडा को देखा, चाइना को देखा, वो रिटेलिएटरी टैरिफ्स की तरफ चल पड़े हैं। दे आर सेइंग कि जितना आप हमें लगा रहे हैं हम भी आपको उतना ही चार्ज करने वाले हैं। भारत ऐसा कोई स्टांस अभी तक शो नहीं कर रहा है, अभी तक के हम साइलेंट थे, बट नाउ वी हैव जस्ट टोल्ड अगेन एंड अगेन, एक ही बात रिपीट हो रही है और वो है बाईलेटरल एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। बाईलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि अगर मोदी जी मिलकर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, वहां पर भी यही बात हुई है। इस वक्त हमारे इकोनॉमिक जो हमारे मिनिस्टर हैं वो वहां पर प्रेजेंट है, तो वो भी यही बात कर रहे हैं। दे आर लुकिंग अप टू दी बाईलेटरल कि आपका और मेरा डिसाइड कर लो, पूरे देश दुनिया के हिसाब से हमारे रिश्ते डिसाइड ना हो, ठीक है। तो बायलेटरल एग्रीमेंट के अंदर टैरिफ्स को जो है वो रेगुलेट करने की या उनकी कम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, उसी के ऊपर रिलाई कर रहा है भारत। और फिर से वही चीज़ रिपीट हुई है कि इंडिया जो है वो एम्फेसिस दे रहा है बायलेटरल ट्रेड की तरफ रादर देन रेसिप्रोकल टैरिफ्स, ठीक है। कि हम जिस तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर लगा दिया, हम ऐसा कुछ रिटेलिएट नहीं करने वाले हैं। बहुत सॉफ्टली डिलीजेंटली हम यूएसए के साथ इस रिलेशनशिप को टेक ओवर करने वाले हैं, या आप कह सकते हैं कि इसको हैंडल करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ज़्यादा जो फोकस है वो अपने बायलेटरल रिलेशंस को देखेंगे। बिकॉज ग्लोबली भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टफ, इंपॉर्टेंट लोकेशन पर, प्लेस वाइज, जियोपॉलिटिकली, हर तरीके से इंडिया यूएस रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों देशों के लिए, ठीक है। इसीलिए उसी चीज़ को कदरदान करते हुए कि दोनों देश उस चीज़ को कंसीडर करेंगे, कंपेरेबल स्टफ में जाएंगे और चीज़ें जो हैं वो बायलेटरल लेवल पर सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। यही इस आर्टिकल के अंदर पूरा का पूरा बताया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है दैट इज विद चाइना। अगेन अ बैलेट बिटवीन द एलिफेंट एंड द ड्रैगन कंट्रीब्यूटिंग टू ईच अदर सक्सेस इज ओनली राइट चॉइस फॉर इंडिया चाइना रिलेशन। अब देखिए, आपको समझना होगा, एलिफेंट जब वो बात कर रहा है तो वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब ड्रैगन की बात कर रहा है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है चाइना, ठीक है। और चाइनीज मिनिस्टर ने ये बोल दिया है कि दोनों देशों के बीच में जितना ज़्यादा कंफर्टेबल स्पेस होगा, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से एक दूसरे के ऊपर रिलायंस बढ़ा लेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा दोनों देशों की ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जब से आपके लद्दाख के अंदर जो ईस्टर्न मिलिट्री स्टैंड ऑफ था, जब से वो आपका एंड ऑफ हुआ है, उसके बाद से हर एक रीजन एक दूसरे को सिर्फ सपोर्ट करने का दिख रहा है। इनफैक्ट प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और मोदी जी की जो समिट हुई है, जो आपस में मुलाकात हुई है इन कजान लास्ट अक्टूबर, उसने भी स्ट्रेटेजिक गाइडेंस दी है, ठीक है। बोथ साइड्स हैव अर्नेस्टली फॉलो थ्रू एन इम्पॉर्टेंट कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ऑलराइट। और वो कह रहे हैं कि अब इम्पॉर्टेंस, यहाँ पर देखिए, नाउ देयर इंडिया स्ट्रेसिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीस एट द बॉर्डर्स, ठीक है,
and he repeated the stance that the difference over the boundary or an other issue should not affect the bilateral ties. देखिए स्टांस क्लियर है, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाइना हो, जो भी देश है, इंडिया जो है वो जियोपॉलिटिकली बहुत करेक्ट सिचुएशन में है, या आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नेशन है, इसीलिए हर देश हमारे साथ बायलेटरल रिलेशंस को होल्ड करने के लिए रेडी है, अपने बायलेटरल रिलेशंस को पॉजिटिव साइड पर लेने के लिए रेडी है, बिकॉज मार्केट बहुत बड़ी है हमारे यहाँ, रीजन बीइंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी के चलते ही भारत जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ का हम आप कह सकते हैं, जैसे चाहे यूएसए हो, चाइना हो, यूरोपियन यूनियन हो, हम डेली पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर कि सभी देश हमारे साथ मोर और लेस एक तरीके की कॉपरेशन चाह रहे हैं, वो चीज़ हमारे फेवर में ही जाने वाली है, हमें उस चीज़ का फायदा ही होने वाला है, यही इसके अंदर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से देख लेते हैं, 1 प्लाइट ऑफ प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटी, उनको अटेंशन चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी आपके प्रिजनर्स हैं जो डिसेबिलिटीज फेस कर रहे हैं, उनकी जो कंसर्न्स हैं वो थोड़े अलग हैं, इसीलिए ज़रूरत है कि उनकी इनह्यूमेन या ट्रॉमेटिक कंडीशंस जो भी वो फेस कर रहे हैं उससे उनको निकाला जाए, ठीक है। और इवन द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट डिड नॉट कंटेन अ लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आया है कि इन लोगों की कंसर्न्स, इन लोगों का मेंटल वेलबींग, इन लोगों की फिजिकल कंसर्न्स अलग हैं, इसीलिए इनके लिए जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आपको किस तरीके से करनी है थोड़ा देख के, ठीक है। द प्रिजनल मैनुअल ऑफ मोस्ट स्टेट कंटिन्यू टू लैक मैंडेटरी प्रोविजन फॉर रैम्प्स एंड अदर एक्सेसिबिलिटी मेजर्स, इसीलिए बेसिक मोबिलिटी में भी दिक्कत आती है, आप समझ भी नहीं पा रहे हैं, उसे डे टू डे बेसिस में स्टेयर्स नहीं चढ़ सकता है इंसान, ठीक है। तो वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं जो आपकी पब्लिक फैसिलिटी के अंदर मोबिलिटी को कम कर देती हैं, और वहाँ पर डिफरेंशिएशन अपने आप शो होना शुरू हो जाती है। दैट इज़ वाई दे आर सेइंग कि आपको ज़रूरत है इन कंसर्न्स को सही तरीके से एड्रेस करने की, विच सुप्रीम कोर्ट इज़ हाईलाइटिंग टूवर्ड्स, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट जो आया है दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट की जज ने कहा है दैट एम्पावर वुमेन बाय स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटिंग द लॉज, यही कहा है ये कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर एट प्रेजेंट 2 आपको वुमेन जजेस दिखेंगी, सबसे पहली है जस्टिस बेला त्रिवेदी, ठीक है, और दूसरी हैं आपकी बीवी नागरत्ना, 2 वुमेन जजेस हैं आपकी, ऑलराइट। और दोनों में से एक जो है उन्होंने ही ये स्टांस कल रखा है, शी वॉज हियरिंग अ केस रिगार्डिंग अ कॉन्विक्ट, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट का केस था, और अब उसके उस टाइम पे जो जज आपके एडवोकेट हैं उन्होंने बोल दिया कि सारी की सारी जो सिंपैथी है वो वुमेन के लिए है मैम, बट मेरे मुवक्किल को भी थोड़ा सा कंसिडर किया जाए। नाउ इसके ऊपर जज साहिबा ने बोला है कि वुमेन को सिंपैथी नहीं चाहिए, किसी तरीके की सिंपैथी आप अपने पास रखिए, ठीक है। शी नीड्स टू गेट एम्पावर्ड, शी नीड्स टू गेट व्हाट शी डिजर्व्स, एंड देयर हाउ, इसीलिए जो भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जितने भी हमारे लीगल फ्रेमवर्क है, उसमें लॉ सही तरीके से भी अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तब भी आपकी वुमेन जो है वो एम्पावर्ड कर देगी, ठीक है, एम्पावर हो जाएगी। अब इसके अंदर उन्होंने कहा है, ठीक है, तो द सीनियर एडवोकेट ने एकदम से कहा कि यस मैम, ऑल द लेडीज दैट आर एट होम, तो अगेन द जज रेक्टिफाइड कि ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ घर पर हैं औरतें, वो जिस भी फील्ड में हैं, वुमेन एट एनी फील्ड, ऑलराइट, आइदर दे आर एट होम और दे आर एट वर्क, विच एवर सॉर्ट ऑफ वर्क, चाहे छोटा है बड़ा है, किसी भी चीज़ में है, वर्क इज वर्क, ठीक है। वो अपने घर से एम्बिट से बाहर निकल रही है, वो अपने घर में अपने फैमिली की टेक केयर कर रही है, विच एवर स्टांस इट इज, एम्पावरमेंट मीन्स मेकिंग हर फील गुड इनफ अबाउट द थिंग विच इज शी इज डूइंग, ना कि वो प्रेशर टोल बन जाए कि यहाँ पे भी अच्छा करना है, वहाँ पे भी अच्छा करना है, औरत है नहीं कर पाएगी या नहीं चल पाएगी, इन सब चीज़ों से उसको दूर रखना है, ठीक है। एंड दैट इज हाउ ये पूरा का पूरा मामला जो है आपका सामने इसी चीज़ को लेके आया है, ठीक है। कोर्ट ने इशू अगेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये सारा का सारा आप इसको सीधा यूज़ कर सकते हो वुमेंस डे के ऊपर या जैसे भी, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। आपको पता है यूपीएससी के लिए कुछ ऐसे फैक्शंस हैं सोसाइटी के पेपर के लिए, एसए के पेपर के लिए जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे ट्रांसजेंडर्स का इशू इम्पॉर्टेंट है, चिल्ड्रन, चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हो, चिल्ड्रन दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्शन, वुमेन स्पेसिफिकली, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बात हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, सिक्योरिटी हो, वर्क प्लेस पे इशूज़ हो, विच एवर थिंग इज देयर, इट इज़ ऑलवेज इन न्यूज़ एंड इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी, राइट।
योर ओल्ड एज पीपल, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ एक सेक्शंस हैं आपके जिन्हें आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। भारत के अंदर और जो 2-3 चीज़ें हैं, दैट इज़ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिसके इर्द गिर्द पूरा पेपर आपका, पेपर GS1 का प्राइमरली यहीं पर चलता है। GS2 में भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एसए के अंदर भी आपको रेलिवेंट चीज़ें मिल जाएंगी। उसी अप्रोच से आपको इन पूरे टॉपिक्स को देखना होता है। अगेन ग्राउंड जीरो आती है आज के दिन 4, हमें पता है सैटरडे के एडिशन के अंदर, ठीक है, हमेशा डिस्कस करते हैं हम इनमें से कोई एक प्राइम इंपॉर्टेंट जो होती है हमारे लिए। आज जो आई है दैट इज फ्रॉम दी छत्तीसगढ़। हमने न्यूज़ देखी थी कि छत्तीसगढ़ के अंदर 6 जो पंच हैं उन वुमेन कैंडिडेट्स की जगह वीडियो वायरल हुई है कि वहाँ के सेक्रेटरी ने ओथ दिलाई है उनके हस्बैंड्स को, राइट, एंड इट इज बीइंग सीन, जिसको पति सरपंच भी बोला जाता है, या सरपंच पति का जो कंसेप्ट है, जिसके अंदर जो लेडी है उसे पता भी नहीं होता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। शी इज़ ओनली दी साइनिंग अथॉरिटी रादर देन उसके बाद पब्लिक मीटिंग से लेके पब्लिक डोमेन में जाना या किसी तरीके की चीज़ें करना उनके बस की, या आप कह सकते हैं उन्हें उससे दूर रखा जाता है। दे आर नॉट अलाउड टू डू दैट, ऑलराइट। और ये चीज़ इसीलिए क्योंकि रिजर्वेशन कर दी गई है, रिजर्वेशन है वहाँ पर। अब देखिए यहाँ से ही पता लग रहा है कि आपका लॉ आपको रिजर्वेशन दे रहा है ताकि आप एम्पावर्ड फील कर सके, बट क्योंकि उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रही है, वो ही पैट्रियार्किकल सोसाइटी का माइंडसेट है, उन्हीं के अंदर आके सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वैसे ही काम करने लग जाते हैं। इसीलिए जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है वो बहुत अलग निकल कर आती है, ठीक है। इसीलिए इस तरीके के इंसिडेंट सामने आते हैं जहां पर जो चीज़ है वो देखने लायक है कि हार्ट ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जो पावर दी गई है उसको एक्सेस करने से भी पहले आपको रोक दिया गया है। मतलब पावर तो तब शुरू होती ना अगर वो पंच बन जाती, ठीक है, पंच ऑफिशियली पेपर में बन गई है, बट आप मान के चलिए कि ओथ लेने के टाइम से ही शी इज़ नॉट इन द राइट प्लेस, राइट, शी इज़ नॉट देयर। तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में जितनी भी मीटिंग्स होगी या जो काम होगा या जो भी होगा उसके अंदर जो पर्सपेक्टिव है वो पूछा जाएगा या उन्हें कंसीडर किया जाएगा, दैट इज़ नो वे नियर अराउंड, ऑलराइट। तो इसी चीज़ को लेके ये पूरा आर्टिकल है, इसी चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है, कि आपके किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, क्या इनका माइंडसेट रहता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके लिए जो थोड़ा सा डाटा आ रहा है दैट इज फ्रॉम हेयर। पंचायती राज सिस्टम के अंदर एक जो ग्राउंड लेवल स्टडीज में सामने आया है वो कुछ ये कि जो पंचायत सेक्रेटरी है जिसको ऑफिशियली अपॉइंट करती है सरकार ताकि वो सरकार की सारी पॉलिसीज को सही से इंप्लीमेंट करा सके, वो एक्चुअली में आपकी पार्टी पॉलिटिक्स या विलेज पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर रह जाता है और वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को सही से नहीं निभाता है, जैसा यहाँ पर भी देखा गया, ठीक है। तो क्योंकि उन्हें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या सही है क्या नहीं है, क्या लीगली सही है या नहीं है, उसके रिपरकशंस कितने स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद वो जो पोजीशन है वो हमेशा डायलेमा में रहती है। और इसी के चलते ये पूरी की पूरी बात हुई है कि जो रूल्स हैं वो इसीलिए फॉलो नहीं होते हैं क्योंकि जो ऑफिशियल अथॉरिटी है लोगों को उसका भी डर नहीं है, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी बात आपकी सामने आई है और इसकी जो एंडिंग लाइन्स हैं आपकी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल की, जो इस बार के वुमेन्स डे की थीम के बारे में बात कर रही हैं। सी हियर इट इज, क्योंकि ये लोग कंपेयर कर रहे हैं दो विलेजेस को। लास्ट में आके आप देखेंगे इन्होंने भिलई पावर प्लांट के द्वारा अडॉप्टेड एक विलेज की बात की है कि वहाँ पर औरतें जो हैं वो पढ़ भी रही हैं, वो एम्पावर भी कर रही हैं, वो अपनी प्रोसेस को भी इजीली यूज़ कर रही हैं, इतना तक भी कि उन्होंने गांव में लिकर शॉप को भी बंद करा दिया क्योंकि अल्कोहल की वजह से मेन जो हैं वो सही से रिएक्ट नहीं करते थे, ना ही वो सही से काम करते थे। तो एक तरफ वुमेन इतनी एम्पावर्ड दिख रही है और दूसरी तरफ उसे घर से निकलने की भी आज़ादी नहीं है। ये एक ही उसके दो आईने हैं, दो पहलू है एक ही सिक्के के, जहाँ पर लो वही है, बस इम्प्लीमेंटेशन अलग हो रही है, पावर अलग से जा रही है, इसीलिए रिजल्ट्स अलग आ रहे हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, एग्जीक्यूटिव पार्ट, जहाँ पर चीज़ें गलत हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे लॉज वैसा रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं जैसा हमें चाहिए। ऑलराइट, इसके अंदर देखिए अब आप लास्ट में जो आज का वो है दिस ईयर वुमेन्स डे थीम अनलॉकिंग, दैट इज कॉल फॉर एन अनलॉकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, राइट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट।
ये इंपॉर्टेंट है, राइट्स, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। आप एम्पावर कीजिए, उन्हें राइट्स दीजिए, उन्हें इक्वली ट्रीट कीजिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी लड़के की तरह सॉलिड बॉडी बना लो या कुछ ऐसा और फिर खुद को रिप्रेजेंट करो कि आई एम अ माचो। नो, इट इज नॉट अबाउट दैट। जस्ट ग्रेस योर फेमिनिज्म, जिस भी पर्टिकुलर बॉडी शेप टाइप, आइदर इट इज एनी स्किन टाइप, एनी कलर, एनी बॉडी टाइप, यू जस्ट नीड टू बी ऑफ योर ओन, ठीक है। और जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप घर पे कर रहे हैं, चाहे आप वर्क प्लेस पे कर रहे हैं, आप उसके अंदर डिग्निफाइड मैनर के तरीके से काम करें, किसी का लेबर बन के नहीं, किसी के अंदर अंडर एस्टिमेट होकर नहीं। उसी चीज़ को सही मायने में फेमिनिज्म का दर्जा दिया गया है कि जिस तरीके से, जिस स्वरूप में वो लड़की या वो वुमेन काम करना चाहती है, उसे वैसे ही उतनी रिस्पेक्ट मिले। ऑलराइट, दैट इज ऑल अबाउट फेमिनिज्म। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वर्ल्ड पेज से जो हमारी न्यूज आ रही है, दैट इज फ्रॉम हेयर। अगेन ईरान के साथ अब डील की बात आ गई है पूरे विश्व भर में भ्रमण करने के बाद। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेन इशू की तरफ चले हैं, शायद वन ऑफ द मेन इश्यूज, दैट इज ईरान। हमें पता है वहां पर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी इन्होंने लगा रखी है, दैट इज विद दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैरिफ्स, ठीक है। जैकपोआ आपका 2015 के अंदर एक लैंडमार्क डील साबित हुई थी, जिसके अंदर बराक ओबामा ने जैकपोआ साइन कराया था। उन्होंने बोला था कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देता है तो सारे के सारे सैंक्शन सब कुछ हट जाएंगे एंड दे कैन फर्मली हैव ट्रेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं 2018 के अंदर, उन्होंने वो पूरी की पूरी डील साइन कर दी, बैकआउट कर दिया एंड ही पुट अगेन दी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी कि इनके ऊपर लगाओ डबल डबल टैरिफ्स, पूरी दुनिया के साथ इनको एलिवेट कर दो, इनको पूरी दुनिया से अलग कर दो, ठीक है। उसी के चलते अब ये सारी बात हुई है। नाउ यूएसए इज सेइंग कि अब आपको बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मिलिटरीली हम इसके लिए जाते हैं तो वो थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको लग सकती है। यहां पर ईरान का स्टांस ये है कि आप जब तक हमारे ऊपर से टैरिफ्स नहीं हटाएंगे, हमें फ्री नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू बी ऑन द टेबल फॉर द टॉक्स, ठीक है। तो नाउ दिस इशू हैज अगेन अराइज्ड, ठीक है। ये वन ऑफ द ग्लोबल कंसर्न्स का इशू रहता है, हमेशा से रहता है। अब इतना कुछ हो चुका है, पनामा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा हो गया, मेक्सिको हो गया, इंडिया, चाइना, सभी देश आ गए, ब्रिक्स नेशंस आ गए, पेरिस क्लाइमेट आ गया। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग सिंस 20 जनवरी, ठीक है। और अब उसके अंदर एक और एडिशन हो चुका है ईरान का, राइट, बिकॉज वहां पर न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर चीजें, उन चीजों से रिलेटेड है, इश्यूज हैं और काफी कंसर्निंग इश्यूज हैं। देखने लायक रहेगा कि अब इसके ऊपर स्टांस कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से आपकी आगे चीजें चलती हैं। ऑलराइट, नाउ अगेन यहाँ पर आपको देख सकते हैं चाइना स्लैम्स आर्बिट्रेरी टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय यूएस, ठीक है। और एक और तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रशिया के साथ बात करना ज़्यादा आसान है यूक्रेन के कंपैरेटिवली। अगेन यूक्रेन रशिया वॉर का जो वॉर है वो ट्रूस में किस तरीके से जाता है वो भी देखने लायक रहेगा, बिकॉज इट इज़ अबाउट टू एंड नाउ बिकॉज ऑफ द मीडिएशन ऑफ यूएसए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी मिलिट्री एड वापस ले ली है। तो अब ये भी चीज़ देखने लायक रहेगी कि ये वाइंड अप किस तरीके से होगा। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, ध्यान से देखिएगा। मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा चीज़ें हैं, थोड़ा सा इलेबोरेटली पढ़ लीजिएगा। ऑलराइट, और जो भी चीज़ जैसे इलेक्शन के अंदर अगर आपका ईपीआईसी नंबर से रिलेटेड आया है तो वो चीज़ आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, वो वहीं से वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन फ्रेम कर लेगा, बिकॉज चीज़ न्यूज़ में आ गई है, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS।